हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, कुशल मंगल। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की सीरीज शुरू कर रहे हैं। साइंस क्लास 10th की आज कुछ टेक्निकल वजह से लाइव नहीं आ पाए, इसीलिए रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये और एनसीईआरटी सीरियल नंबर 1 से है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बच्चे इस पर कम ध्यान देते हैं। उन्हें लगता होगा कि उन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि ये या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसकी वेटेज कम आती है। वो सब चीज़ें नहीं सोचना है, हमें बस आगे देखना है, समझना है। हम इसको डिकोड करेंगे और टॉपर्स के लिए एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा वैरी करता है, एक एक अंक की कीमत है, इसलिए हम एक भी अंक क्यों गंवाएं। इसलिए बेटर है हर टॉपिक को बहुत बढ़िया से करें। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन 80, मिशन 100%। साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसी में आप स्टार्ट करेंगे हम लोग मिशन मैथ्स 100%, 80 आउट ऑफ 80। और ये बहुत ही आसानी से लाया जा सकता है। अभी हम लोग इसको थॉरोली पढ़ेंगे, फिर इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और अगर देखिएगा हमारे कंटेंट को, तो हमारा कंटेंट अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट है। देख लीजिए, कलरफुल इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाए हैं। जहां आवश्यकता है इन सब चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक। इन सिचुएशंस को कंसीडर कीजिए, स्थितियों को कंसीडर कीजिए हमारे डेली लाइफ में जो होती है। क्या सिचुएशन है? पहला सिचुएशन है, करा मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी में किसी बर्तन में, और अच्छा हो बंद बोतल में, बंद बर्तन में दूध को कमरे में रख दीजिए, पंखा मत चलाइए, रख दीजिए। क्या देखेंगे आप? क्या महसूस होगा? उस दूध को गर्म कीजिए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। दूध क्यों फटा? दूध क्यों फटा? एन आयरन तवा और पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिडस्फीयर। लोहे की कील को, लोहे के तवे को, लोहे के बर्तन को ह्यूमिडस्फीयर में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भींगा है, उसको पानी दे करके रहने दीजिए 2 दिन 3 दिन। क्या देखेंगे? रस्टिंग शुरू हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो उसमें लोहे में जंग क्यों लगा? दूध क्यों फटा? लोहे में जंग क्यों लगा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर क्यों सड़ा? फूड इज कुक्ड। भोजन क्यों पका? फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ, हम सांस लिए। ये सब क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इन सारे रिएक्शंस में आपने रूम टेम्परेचर पर दूध को गर्मी में छोड़ दिया, आयरन तवा को, आयरन बर्तन को आपने ह्यूमिड एयर में, नम वायु में छोड़ दिया। आपने अंगूर को फर्मेंटेशन कराया, आपने भोजन पकाया, आपके बॉडी में फूड का डाइजेशन हुआ, हम रेस्पिरेशन किए, सांस लिए। सब में इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो गई। जो शुरू में था वो नहीं रहा। शुरू में दूध था, वो दूध नहीं रहा। वो दूध नहीं रहा। तवा वैसे नहीं रहा जैसे शुरू में था। फर्मेंटेशन के बाद अंगूर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और पकने के बाद फूड वैसे नहीं रहा जैसा पहले था। सब में चेंजेज हुआ।
We have already learnt about physical and chemical change of matter in previous classes. 8 क्लासेस में पढ़े हम लोग फिजिकल चेंज की बात किए, केमिकल चेंज की बात किए थे, समझे थे। फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है जबकि केमिकल चेंज परमानेंट नेचर चेंज होता है। Whenever chemical change occur, जब कोई केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज हुआ, कुछ भी, जैसे आयरन तवा था, हवा में रहा तो उसमें जो चेंजेज हुआ केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। इसमें क्या हुआ? वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। हम बोले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ, परमानेंट चेंज। केमिकल रिएक्शन जहां भी होगा परमानेंट चेंज होगा। यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय ए केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी। हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता चला कि जो रिएक्शन हुआ है वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चला फिजिकल रिएक्शन हुआ है। इन सब बातों के लिए कुछ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम लोग कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कुछ चीजें हम लोग समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। चलिए, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की हम बात करेंगे। एक एक्टिविटी है, हम उस एक्टिविटी को समझते हैं, उस एक्टिविटी को हम समझते हैं, उस एक्टिविटी को हम समझते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को देखेंगे, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए उस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लेने दीजिए, नहीं तो ये दुखी करेगा। चलिए ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहते हैं क्या? कॉशन दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बेटर इफ अ स्टूडेंट वियर सुटेबल आई ग्लास। टीचर्स की देखरेख में एक्टिविटी करना है। क्या करना है? एक्टिविटी कौन सा है? एक्टिविटी कौन सा है? क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। कहता है लैब में एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको थोड़ा सा साफ कीजिए। अब पहले प्रश्न ये है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाई टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन? तो जब भी कोई सब्सटेंस एक्सपोज टू एयर, एटमॉस्फेयर में रहता है, बाहर रहता है, तो वह सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उस सब्सटेंस की ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है। बात समझ में आ रहा? कोई भी सब्सटेंस सामान्यतः सब्सटेंसेस जब एयर में बाहर रहता है, एक्सपोज्ड होता है, तो उस पर उस सब्सटेंस की ऑक्साइड का लेयर जम जाता है अधिकांश पर, जो उसकी फर्दर कोरोजन को रोकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकता है। इसीलिए कहता है मैग्नीशियम रिबन को साफ किए हम, ताकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन जब एयर में हमने छोड़ा, मैग्नीशियम एयर जब एयर में था, मैग्नीशियम रिबन, तो इसमें रिएक्शन हुआ था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था और बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा हुआ रह जाता है, जिसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले साफ किया जाता है सैंड पेपर से, रेगमाल से उसको साफ किया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो हट जाए और हमारा रिएक्शन सक्सेसफुली हो सके, बेटर हो सके, हम बेटर ऑब्जर्वेशन ले सकें, हम बेटर रिजल्ट ले सकें। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। ये टोंग्स है, चिमटी जिसे कहते हैं, चिमटी से पकड़ लीजिए।
बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप और ए बर्नर, और उसको जलाइए, जलाइए। कलेक्ट द एसेस सो फॉर्म इन ए वॉच ग्लास। अब यहां पर आपका एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है, यहां पर आपके एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है। मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, ये जल रहा है। किस कलर के साथ जलेगा, किस कलर के साथ जलेगा, किस कलर के साथ जलेगा? डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, बहुत ही चमकीला, बहुत ही रोशनी भरा उजले रंग के साथ जलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दे सकता है ए बी में कि सब्सटेंस व्हेन अ सब्सटेंस बर्न विद dazzling white flame, a substance or a metal burned with dazzling white flame forms oxide or basic oxide, it is। तो आप ये भी यहां पर गांठ वाली ध्यान में रख लीजिए कि जो मैग्नीशियम है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ही चमकदार तेज रोशनी वाली सफेद रंग का जलता है, ये सफेद रंग का जलता है, और ये व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बनाता है, व्हाइट पाउडर बनाता है। ये जो व्हाइट पाउडर बनाया, ये व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है। अब कहिएगा सर इक्वेशन तो आप गलत लिखे हैं। हाँ भाई, अभी हम इसको, अभी इक्वेशन हम लिखे कहाँ है, यही तो लिखना समझना है हमको। अभी हम इसको सही लिख देंगे, सही लिख देंगे तो फिर नहीं ना होगा। ये तो सीखना हमको, इक्वेशन सही है कि गलत है, कैसे गलत है समझेंगे इसको, क्या गलती है, क्यों गलती है, सही कैसे करेंगे, है ना, और क्यों इसको बैलेंस करेंगे ये भी समझना है। खैर क्या कर रहा है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा और व्हाइट पाउडर बनाएगा, सफेद रंग का पाउडर बनाएगा, ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अब ध्यान रखना इसका नेचर कैसा होगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो व्हाइट पाउडर बनेगा ये बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, मैग्नीशियम burns with dazzling white flame to form magnesium oxide. Magnesium burns with dazzling white flame to form magnesium oxide. मैग्नीशियम बहुत ही तेज सफेद रोशनी के साथ जलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट और इट फॉर्म व्हाइट कलर्ड पाउडर, सफेद रंग का पाउडर बनाता है, चूर्ण बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसको आंखों में बसाओ, इस डायग्राम को आंखों में बसा लो। आपने जब Mg को जलाया, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम पाया, व्हाइट पाउडर पाया, जो बेसिक नेचर का था, बेसिक नेचर का था। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन एयर में था, मैग्नीशियम था, जब बर्न हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, आगे समझेंगे। इसीलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों 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 ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, अबंडेंट एयर की प्रेजेंस में जला, इसीलिए यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। चलिए आगे कहता है, एक ये एक्टिविटी 1.1 था। अब है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 हम एक, आपका एनसीईआरटी बुक बस इतना सा लिखा है, बस इतना सा लिखा है। टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, add potassium iodide solution to this. What do you observe? Take lead nitrate solution, lead nitrate solution
PbNO3, क्या लिए? PbNO3 लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट PbNO3 लिया हमने। क्या लिए बेटा? PbNO3 हमने लिया टेस्ट ट्यूब में। क्या हम लिए? PbNO3 twice lead nitrate solution in a test tube and add, और क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड it forms yellow color precipitate. What is the name of precipitate? तो बेटा जब रिएक्शन हुआ तो आपका बना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। आगे समझेंगे। NO32 के जगह पर आ गया PI, है ना? PbI2 पोटेशियम लेड आयोडाइड। यहां क्या था बेटा? यह है लेड नाइट्रेट। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। ये किससे रिएक्शन किया? पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से तो आपको मिला लीड आयोडाइड और आपको एक येलो कलर का, पीले कलर का एक प्रेसिपिटेट हुआ। पीले कलर का प्रेसिपिटेट हुआ, है ना? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। जो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट था वो PbI2 का था, लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इतना लिख के दे दिया, बट आपको ये समझना है कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रिएक्शन करेगा तो लीड आयोडाइड बनेगा, जो जिसका कलर जो पीला प्रेसिपिटेट होगा। किस कलर का? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा। इस फिगर को आंखों में बसाओ। आपने लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन को अपनी आंखों में बसाओ। पीले रंग का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। पीला प्रेसिपिटेट क्या है? लेड आयोडाइड है। पीला प्रेसिपिटेट क्या है बेटा? लेड आयोडाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अब क्या कहता है? जिंक ग्रेन्यूल्स लिया। क्या लिया? जिंक ग्रेन्यूल्स लिया। Zn क्या लिया? जिंक ग्रेन्यूल्स लिया एक फ्लास्क में और इसमें डाइल्यूट HCl डाला। दिल डाल दिया आपने, HCl डाल दिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। अब इसके बाद अब क्या हो रहा है? कोई चेंज दिखा? जिंक का अराउंड कुछ परिवर्तन हुआ? कोनिकल फ्लास्क को छू कर देखिए क्या हुआ। तो जब ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस
ऊपर उड़ा। चलिए बैलेंस कर देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर बस ऐसी रिएक्शन भी, इसको सबको ये सारे रिएक्शन को आएंगे बैलेंसिंग। अभी तो सीखना, अभी तो स्ट्रक्चर, अभी तो सिंपल, इसको समझ रहे हैं ना। अब देखिए जो ZnCl2 है इसमें अब क्या होगा, तो कह रहा है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिड, व्हेन जिंक रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल, या आपको दे देगा व्हाइट ओडरलेस क्रिस्टल, व्हाइट ओडरलेस क्रिस्टल, ओडरलेस क्रिस्टल। What is this water white odorless crystal? It is zinc chloride. Zinc chloride is white, देखिए व्हाइट रंग का क्रिस्टल है, इसको बसाओ आंखों में, इसे बसाओ, इसे बसाओ, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है। ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, सिल्वर कलर का ग्रेन्यूल्स था, जब ये HCl में डाला आपने व्हाइट क्रिस्टल बना, तो व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टल, ऑर्डरलेस क्रिस्टल बना। अरे भैया जब क्रिस्टल है तो ही सॉलिड है, व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टल बना, और साथ में एक गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो आपने चेंज देखा, यस हमने चेंज देखा, क्या कि जिंक के जगह पर जिंक ग्रेन्यूल्स व्हाइट क्रिस्टल में चेंज हुआ, जिंक ग्रेन्यूल्स व्हाइट क्रिस्टल में चेंज हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 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 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड जिंक के साथ एसोसिएट होकर जिंक क्लोराइड बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया। तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो जिंक क्लोराइड देगा, जिंक क्लोराइड देगा। चलिए अगला देखिए, अगला एक फिर डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन है। अरे एक एक्टिविटी छूट गया, एक एक्टिविटी छूट गया, नहीं 3 एक्टिविटी, हाँ 3 एक्टिविटी हो गई। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन ऑब्जर्व दैट any of 3 following observation help us to determine whether। अब इसमें हम देखे, ये जो 3 डेमोन्स्ट्रेशन देखे, चाहे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाए या फिर हम लेड सॉल्यूशन को लेड और नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराए, या फिर जिंक ग्रेन्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराए, तीनों में कुछ चीजें दिखा। क्या दिखा, जहां पहले रिएक्शन में हीट और लाइट रिलीज हुआ, ये गर्म हुआ था ना, हीट रिलीज हुआ, लाइट रिलीज हुआ। दूसरे रिएक्शन में हम देखे प्रेसिपिटेट बना, तीसरे रिएक्शन में भी देखे हम प्रेसिपिटेट बना। इससे क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो इन 4 चीजों में से कुछ भी हो सकता है। एक इवेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 या 1 से अधिक हो सकता है कि तो, और अगर 1 या 1 से अधिक चेंज हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, सॉलिड और लिक्विड मिलकर गैस बनाए, कुछ भी हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है, जैसे यहां देखिए कलर चेंज, येलो कलर रेड कलर में चेंज हो रहा है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल रहा है बबल बनाकर, जैसे जैसे यहाँ जो रिएक्शन हो रहा था बेटा जी, इस रिएक्शन में देखिए ये गैस के बबल आपको नहीं दिख रहे हैं, ये गैस के बबल हैं, ये गैस बन सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर हो सकता है, वो गर्म हो सकता है, वो ठंडा हो सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 4 फिनोमेना हो सकता है, चारों होना पॉसिबल नहीं है,
दो या दो से अधिक फेनोमेना हो सकता है। चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, गैस इवोल्व हो सकता है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इस टाइप की फेनोमेना देखने को मिल सकता है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हम देखेंगे इसमें कि हम देखते हैं कि अपने आसपास भी काफी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। आसपास केमिकल रिएक्शन जैसे कोई फल पक रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हुआ, कोई भी फल पक रहा है, देखिए उसमें काफी सारे चेंजेज होगा, कलर चेंज होता है, कुछ में ऑर्डर चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, वो सॉफ्ट पल्पी हो जाता है। आपके घर में आपकी मम्मी रोटी बनाती है, उसमें भी चेंज होता है, उसमें भी चेंजेज होता है। तो ये सारी केमिकल चेंज होता है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, समझेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरियस सिंबल्स का यूज करेंगे, फार्मूलाज का यूज करेंगे। चलिए अगला एक और एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी फिर है, कहता टेक जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स है, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब क्या देखे, रिएक्शन हुआ तो कुछ बबल बने, गैस के बबल बने। इस बबल को हम कलेक्ट किए वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से, यहां से फिर बबल रिलीज हुआ, बबल रिलीज हुआ। अब जब इस बबल के आगे, इस बबल के आगे हम अगर जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे, आग लगाएंगे बबल्स में, तो पॉप साउंड के साथ ये बर्स्ट होगा, वो गैस जलेगा पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। अब यहां भी दे सकता है, तो यहां हमारा पहले देखिए रिएक्शन क्या हुआ। आपने क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल लिया, इसमें क्या आपने डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन में जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ये जिंक क्लोराइड क्या था, ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन, अभी देखे थे ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस, गंध रहित ऑर्डरलेस सॉलिड बनेगा, और पॉप हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलेगा। अब एक दे सकता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ गैस इवॉल्व व्हिच वांट्स विथ पॉप साउंड, नेम द गैस, द गैस, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो आपने जिंक को HCl से रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिला, एक सॉल्ट मिला ZnCl2, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। इसको टच कीजिए, इसमें कोई टेम्परेचर होगा, यस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट इवॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब टॉपिक आ गया, अब आ गया यहां से पढ़ना है। ये इंट्रो था, केमिकल चेंजेज की बात थी। टीचर्स, बहुत से एडुकेटर्स इसको छोड़कर निकल जाते हैं, कहते क्या है, और इनमें से काफी सारे MCQ बना देता है, भर भर कर MCQ पूछ लेता है, भर भर कर MCQ पूछ लेता है, काफी सारा। अब देखिए इसमें कहता है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन।
व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में बर्न हुआ, गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखे। क्या? एक ये रिएक्शन था कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बड़ा सा बहुत जगह ले रहा है, लेकिन केमिस्ट्री साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है, इसको हम शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रश्न है क्या लिख सकते हैं? तो यस, हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड के रूप में लिख दें, यानी जैसे लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन दिस इज वर्ड इक्वेशन। दिस इज वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है। दिस इज वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें इसके दो पार्ट होते हैं। किसी भी इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या कहता है? पार्ट ऑफ रिएक्शन विच टेल्स सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग ले रहा है, रिएक्शन का वह भाग जो रिएक्शन में भाग लेने वाले सब्सटेंस को इंडिकेट करता है, रिएक्टेंट कहलाता है, जो हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, रिएक्टेंट कभी भी राइट साइड में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बना दैट इज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में ही लिखा जाता है। अब ये सिंबल कुछ कहता है, आगे समझेंगे। सिंबल कुछ कहता है, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे। एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है। इस दो सिंबल आप केमिस्ट्री में देखे होंगे। ये सिंबल क्या कहता है, ये सिंबल क्या कहता है, दोनों बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य को बतलाता है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जिसका केमिकल चेंज हुआ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केमिकल चेंज हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का चेंज हुआ, ये क्या कहलाया? रिएक्टेंट कहलाया। रिएक्टेंट आर सब्सटेंसेस दैट अंडरगोस चेंजेस। अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट। रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बना, यहाँ नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस बना वो क्या कहलाया? प्रोडक्ट। अब कह रहा है वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। इनके बीच एरो लगाया हुआ है ना, इस एरो का यूज करके किया। द रिएक्शंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है। उनके बीच दो रिएक्टेंट के बीच, किसी भी दो पार्टिसिपेंट के बीच दो एलिमेंट रिएक्ट करे, दो कंपाउंड रिएक्ट करे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करे, या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट दो कंपाउंड बना, दो एलिमेंट तो बन नहीं सकता, दो कंपाउंड बना, या एक कंपाउंड एक एलिमेंट बना, है ना। तो जो प्रोडक्ट बना, तो दो प्रोडक्ट को प्लस लाइन के साथ इंडिकेट करते हैं। प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लगाते हैं। और दो रिएक्टेंट कंपोनेंट या दो प्रोडक्ट कंपोनेंट के बीच हमेशा प्लस साइन लगाते हैं। एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, और एरो डायरेक्शन बताता है। ये जो एरो है डायरेक्शन बताता है। ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। आगे की ओर ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है
अगर इसको ऐसे लगा दें, उल्टा कर दें, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है। हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड कौन जाता है भाई? अब आप 10th क्लास में आए हो तो 9th क्लास में थोड़े जाओगे, बैकवर्ड थोड़े मूव करोगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन तो होता नहीं है हमेशा। इसलिए जनरली जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को फॉरवर्ड माना जाता है, इसलिए एरो हमेशा राइटवर्ड इंडिकेट करता है। तो ये हम बात किए केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में हम देखे वर्ड इक्वेशन की बात किए कि जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, रिएक्शन में जो भाग लेने वाले सब्सटेंस हैं या जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, उन सबको वर्ड के रूप में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन होता है, वर्ड रिएक्शन होता है। अब केमिकल इक्वेशन राइटिंग, इज देयर अनदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? कहता है कि भैया बड़ी भारी लगता है वर्ड इक्वेशन। पहले तो कहे एक लंबा सा फॉर्म लिखिए कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑक्सीडाइजेज टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन अब बर्न मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और है जी बनाओ। अरे इतना नहीं है तो ये याद होगा ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ याद रखे। और इजी बताओ, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, कंफर्ट लवर है ना, वो आराम पसंद है, वो आसान और चाहता है, जितना आसान बताइए उतना आसान। जैसे इस बार एनसीईआरटी ने किया, पहले बच्चे सुसाइड करते थे कि सिलेबस बहुत भारी लगता है, सिलेबस आसान। अब कहे कि भाई पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे तो देश का कल्याण कैसे होगा, इसलिए सिलेबस को कर दिया गया है टफ। चलिए टफ नहीं है, मतलब कुछ अच्छा किया है। जैसे पहले 9th और 11th और 10th 12 सिलेबस में बहुत ज्यादा गैप था, उसे कम किया गया है। अब इसमें क्या करा, तो कोई और शॉर्टर वे है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला। अब ये जो वर्ड इक्वेशन लिखे, वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल फार्मूला और केमिकल सिंबल की मदद से यू लिखे, इंस्टीड ऑफ वर्ड हम इसका क्या यूज किए, केमिकल फार्मूला या सिंबल यूज किए। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अब ये तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन को हम लोग लॉन्ग फॉर्म में लिखे या वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखे। इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन Mg+O2 एक इक्वेशन फॉर्म में आ गया, MgO, ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को फार्मूला और सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है Mg+O2 MgO, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अब कहिएगा साहब बैलेंस नहीं है, हाँ भाई बैलेंस नहीं है। अरे अभी पहले समझ तो लो, बैलेंस करना भी सिखाएंगे, बैलेंस करना भी सीखेंगे। अब इतनी जल्दी क्या है, अब वही सीख रहे हैं, अब बैलेंसिंग की बात करेंगे। अब कहते कैसे नहीं बैलेंस है, कैसे नहीं बैलेंस है ना, कैसे बैलेंस नहीं है, नहीं है बैलेंस, हम भी कहते बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं, आपने कहा दिया और हम मान लें, आप बोल दिए और हम मान लें, आप बोल दीजिए और हम मान लेंगे कि नहीं ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, नहीं ना। साइंस में चीज नहीं ना, साइंस में ये नहीं होता है ना कि आप जो कहे हम मान लिए। साइंस ये चीज नहीं है, ये फिलॉसफी में चलता है, ये फिलॉसफी में चलता है, लिटरेचर में चलता है, मान लीजिए मैथ्स में भी चलता है, सपोज द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज ₹X, मैथ में मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, साइंस में नहीं, साइंस आप नहीं कहिएगा। सपोज मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सपोज नहीं चलता है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही 3 एक ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं प्योर साइंस। प्योर साइंस हो या अप्लाइड साइंस हो, इनमें आप कुछ भी सपोज नहीं कर सकते। वॉट एवर इज फैक्ट, साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। आप कह रहे गलत है, तो बताओ कैसे गलत है, समझते हैं? आगे हम बात करेंगे कैसे गलत है। हाँ गलत है, क्या कहता है तो गलत क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हर एलिमेंट गिनिए, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। ये 2 ही एलिमेंट का बना है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में 1 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन। तो बड़ी नाइंसाफी है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन। यही गलत है, इसीलिए गलत है क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ सेम नहीं है। मैग्नीशियम तो ठीक है, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। अब ये तो गड़बड़ है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, है ना, दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन होता तो भी चल जाता। तो अब चूंकि एरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो राइट साइड के ऑक्सीजन से कम है, इसीलिए बैलेंस नहीं है, इसीलिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यदि दोनों साइड में ऑक्सीजन का नंबर भी सेम होता तो कहते भाई ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। जैसे जैसे Zn प्लस H2SO4 ये रिएक्शन लिए, बोले Zn प्लस ZnSO4 सॉरी ये बनाया आपका ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए 1 जिंक 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो हर एक एलिमेंट जितना लेफ्ट साइड में है उतना राइट साइड में है, इसीलिए बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। बट सिंस यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। और इस टाइप के रिएक्शन इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन that represent skeletal equation that represent chemical reaction is known as skeletal equation। एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन। skeletal chemical equation, a chemical equation that represent a chemical reaction in raw form। जैसे वो रिएक्ट किया, जो रिएक्टेंट हुआ, जो प्रोडक्ट हुआ, उन्हीं सबको वो क्या कहलाएगा बेटा जी? वो कहलाएगा स्केलेटल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, है ना? क्या कहता है? क्लास 9 में पढ़े, मास का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना बनेगा। अगर मास चेंज होगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास चेंज होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर किसी और रिएक्शन में मास चेंज नहीं होगा। अगर कोई मास्टर कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास चेंज नहीं होगा तो गलत है। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ही चेंज होता है, जबकि केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता है। तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। वेरी आई पॉइंट है। केमिकल रिएक्शन follows the law of carbon conservation of mass। chemical reaction follows the law of conservation of mass। law of conservation of mass, chemical reaction law of conservation of mass को follow करता है। that is total mass of the element present in product of a chemical reaction had to be equal to total mass of elements present in reactant।
इट मीन्स अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा, इनका टोटल मास, जिंक का टोटल मास प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मास Eb ZnSO4, ZnSO4 का टोटल मास प्लस Zn प्लस H2SO4 का टोटल मास प्लस ZnSO4 और H2 का टोटल मास, इन दोनों का टोटल मास सेम होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। छोटा है, बहुत छोटा इसलिए नहीं दिख रहा था, लिखना पड़ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्टेंट हो गया। अब एग्जामिन कीजिए, एलिमेंट एक साइड लिख लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन है? Zn है, H है, S है और O है, चार एलिमेंट है, Zn, H और S और O। रिएक्टेंट साइड में Zn का कितना एटम है? 1 एटम है। मॉलिक्यूल नहीं, एटम कितना है? Zn का 1 एटम। प्रोडक्ट साइड में भी Zn का 1 एटम है, 1 एटम। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम है। सल्फर का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में भी 4 एटम है, प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है। तो जितना जो एलिमेंट का जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या है बेटा? बैलेंस्ड रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड के टोटल के ईच एलिमेंट्स का नंबर और प्रोडक्ट साइड के ईच एलिमेंट का नंबर सेम है, इक्वल है, इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या लिख रहा है? एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो और both reactant and product, so it is a balanced chemical equation, balanced chemical equation। आगे एक और कहता है, एक और रिएक्शन की बात कीजिए, कहता है Fe प्लस H2O। आयरन को आपने वाटर में डाला, रिएक्शन क्या हुआ? Fe3O4 प्लस H2 बना, Fe3O4 प्लस H2 बना। ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करना है तो पहले बॉक्सेस बनाए, है ना, इसके अराउंड बॉक्सेस बनाए, जैसे, है ना, क्या लिखे? Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इन एलिमेंट्स के नंबर्स को लिस्ट कीजिए। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स कौन कौन है? Fe, H और O, 3 एलिमेंट है, Fe, H और O। क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में आयरन Fe का कितना एलिमेंट है? रिएक्टेंट साइड में आयरन का कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना हो गया? 3, Fe3। आयरन के 3 एटम है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने एटम? 1। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने? 4। अरे बाबा, कहाँ बैलेंस है ये? दोनों इक्वल होना चाहिए। हाइड्रोजन केवल इक्वल है, आयरन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल तो करना पड़ेगा ना, इक्वल नहीं है, अब इसको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे? इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट्स। हम इसको नहीं बदल सकते,
ये अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते। FeO प्लस H2 ऐसा नहीं लिख सकते, ये बदमाशी होगी, ये गलत होगा, ये गलत होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। It must be remembered that we cannot alter the formula of compounds or elements involved. For example, to balance oxygen atom. अब देखिए क्या था, Fe प्लस H2O क्या बनाया बेटा, Fe3O4 प्लस H2। हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो हम O के नीचे 4 नहीं लगा सकते, फिर गलत हो जाएगा क्योंकि इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। प्लस 3O नहीं कर सकते, प्लस O3 नहीं कर सकते क्योंकि अलग एलिमेंट हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 1 एलिमेंट है, 4 गुना कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे फैमिली में। इनविटेशन फैमिली को दिया जाता है। आपका फ्रेंड है तो क्या शादी में निमंत्रण देना, इनवाइट करना है तो पूरे फैमिली को इनवाइट कीजिएगा, सिर्फ फ्रेंड को कीजिएगा तो नाराज हो जाएगा, है ना। तो पूरे फैमिली को इनवाइट कीजिए, पूरे पर 4 होल पर आ गया, यानी अब आपका रिएक्शन हो गया Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। I said for Fe and H atoms are still not equal। अब आपका क्या इक्वल हुआ, केवल ऑक्सीजन इक्वल हुआ, अभी हाइड्रोजन और आयरन इक्वल नहीं हुआ है। यहाँ गिनिए कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन। आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए लीजिए आपका हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। अब रह गया अकेले आयरन, आयरन का 3 एटम है, यहाँ 1 एटम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। आपका रिएक्शन क्या हो गया, 3Fe प्लस 4H2O, ये बन गया Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल हो गया, बैलेंस्ड केमिकल हो गया। यही पूरा समझाया गया है, पूरा खोल खोल कर समझाया गया है। आप बुक में देख लीजिएगा, लास्ट में यही रिएक्शन आ गया जो हम लोग किए थे। अभी भी नहीं बैलेंस किया है, ये अगला स्टेप में आकर बैलेंस किया है, अगला स्टेप में बैलेंस किया है। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। आज के लिए आज की राम कथा इतने ही, आज की राम कथा इतने ही। इसको समझिएगा, नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। और आपके लिए अगली बार में हम होमवर्क्स लाएंगे। अभी इसको बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं अवश्य ही आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आपके डाउट्स क्लियर हों, चूंकि हम लोग आए हुए हैं मिशन 500 इन 10th बोर्ड। पहले 10th बोर्ड तो बढ़िया से कर लीजिए। 1 साल समय है, 1 साल भी अब कहाँ समय बच रहा है, 10 महीने समय बचा हुआ है ना। फरवरी का इंतजार आप भी कर रहे हैं और फरवरी भी आपका इंतजार कर रहा है कि फरवरी आएगा और हम रुलाएंगे।